अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना ना खरीदने की हिदायत दी है। साथ ही पेट्रोल का भी इस्तेमाल ना करने की बात की है। प्रधानमंत्री के इस रवैये के बाद में देश में अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। इसका क्या कारण है, क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्यों उन्होंने ये बातें कही हैं, इन सब बातों पे चर्चा के लिए हमारे साथ में अर्थशास्त्री आशुतोष प्रिय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी आपने सुना हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 1 साल तक कम से कम सोना ना खरीदा जाए। महिलाओं के लिए भारत जैसे देश में अगर कहा जाए कि सोना ना खरीदने की बात कही जाती है तो महिलाएं सबसे अधिक व्याकुल होती हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो इस समय कहा गया है, ये किस संदर्भ में कहा गया है? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, अभी हमारे विश्व में अगर देखा था जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा अनिश्चित है, कोई निश्चितता नहीं है। अभी अगर आप देखें तो अमेरिका ईरान का युद्ध, कभी युद्ध हमें सुनने को मिलता है कि साहब जो है वो अभी समझौता होने वाला है, कभी लगता है कि लड़ाई और तेज होगी, कभी कोई कहता है कि नहीं ये गलियारा बंद हो जाएगा, कभी कोई कुछ कहता है। अब इस समस्या में जब हम कभी बात करते हैं, आज हम देख रहे थे कोई व्यक्ति कह रहा था कि भाई एक बात बता दिए, जब आपको लगता है कि समस्या है तो क्या आप तेल का स्टोरेज नहीं कर सकते हो? तो भाई तेल का स्टोरेज कितना करोगे, कितना नहीं करोगे, क्योंकि ये समस्याएं तो लंबी कितनी खिंच सकती हैं इसका कुछ पता नहीं होता है। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य था, मैं सुन रहा था, तो उनके पूरे वक्तव्य को सुनिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है इसकी मंशा ये नहीं है कि आप सोना ना खरीदें। हाँ, फौरी तौर पे आप सोना ना खरीदें 1 साल तक, मे बी 6 महीने तक, मे बी 2 साल तक, जब तक ये जो अनिश्चितताएं चल रही हैं ये खत्म ना हो जाए। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण यह है कि भारत में जो है सोना के खनन नहीं होता है। सोना बहुत कम अपने स्तर पर होता ही नहीं है, लगभग के बराबर है, ना के बराबर है, और सब आयात करना पड़ता है। बिल्कुल। तो देखिए, आयात और निर्यात में हमेशा कहा जाता है, अगर कोई भी छोटा सा अर्थशास्त्री होगा तो वो कहता है कि आयात कम हो और निर्यात ज्यादा हो। जब निर्यात ज्यादा होता है तो क्या होता है कि हमारे पास दूसरे यहाँ के से पैसा आता है, और जब आयात होता है तो हमको पैसा देना पड़ता है। और ये कहा जाता है कि जो विदेशी मुद्रा है, स्पेशली डॉलर की बात की जाए तो विदेशी मुद्रा में हमको कहीं पे सोना खरीदते हैं तो विदेशी मुद्रा डॉलर में हमको पेमेंट करने पड़ रहे हैं। तो उनका वक्तव्य यह है कि इस समय हमारे को क्या परिस्थिति आएगी, कैसी परिस्थिति आ सकती है, इस समय हम थोड़ा सोना कम खरीदें ताकि हमारी मुद्रा जो है वो बाहर कम जाए। अगर आप, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं याद है, यानी कुछ $72 बिलियन या कितने का पिछले सालों में जो है वो पिछले साल ही आयात हुआ। तो कहने का मतलब, सोने की बात कर रहा हूं मैं, तो कहने का मतलब है कि उनकी मंशा ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाए रहने के लिए या जरूरत पड़ने पर हम कोई भी चीज विदेशी मुद्रा से खरीद सकें, ऐसी स्थितियां अगर आए तो अभी सोना थोड़ा आप कम खरीदिए ताकि जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो थोड़े से कंट्रोल में रहे, स्थिरता की तरफ रहेंगे। अदरवाइज क्या है कि सारी विदेशी मुद्रा चली जाएगी। उन्होंने खाली यही नहीं कहा, उन्होंने ये कहा हवाई यात्रा कम करें, विदेश की यात्रा, सॉरी हवाई यात्रा नहीं, विदेश की यात्रा। तो विदेश यात्रा कम करने का भी पर्पज यही है, कहीं आप जाओगे फिर आप पैसा लेके जाओगे, तो कहीं ना कहीं वो डॉलर का वो कहने का मतलब विदेशी मुद्रा हमारे पास बहुतायत में होनी चाहिए ताकि हम एक स्ट्रांग देश की तरह मजबूत रहें। और हमें अगर मान लीजिए एक देश तेल नहीं दे पा रहा है तो हम दूसरे देश से ले लें, या दूसरे देश पर हमें निर्भरता हमारी कम हो, केवल ये कारण है और कोई कारण। उन्होंने खुद कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम राशनिंग कर रहे हैं। पहले कई बार कई देशों में राशनिंग हुई है कि भाई इतने ही तोले सोना खरीद सकते हो आप। सरकार ये भी कर सकती है कि भाई एक व्यक्ति 10 तोले से ज्यादा सोना नहीं रख सकता, आप सब सरकार के लिए जमा करो, ऐसा कुछ नहीं है। एक परिस्थिति है ऐसी जिस परिस्थिति से लड़ने के लिए, और मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर लड़ना है तो सभी को साथ आना पड़ेगा, तो सबका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें ऐसी कोई, मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कोई बहुत ही कोई नेगेटिव बात कही है, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ कही है, और हमको ऐसा करने में कोई बुराई भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और आ रही है कि कुछ लोग, अर्थशास्त्री कई लोगों का कहना है कि अब इस समय करेक्शन के मूड में, यानी कि जो अगर कहें सोना या चांदी जो है वो करेक्शन के मूड में आया, क्योंकि एक समय इसकी बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई थी और अब ये कीमत गिरना शुरू हुई है, तो करेक्शन का मूड है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो कहीं ना कहीं जो है वो ये चल रहा है कि कहीं लोगों को नुकसान ना हो। क्या ऐसा भी कुछ है? ऐसा मुझे नहीं लगता है
कि प्रधानमंत्री इस बारे में कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि जो है जो वैश्विक परिस्थितियां होती हैं वो वैश्विक परिस्थितियां जो हैं इन सब चीज़ों के रेट को डिसाइड करती हैं। मार्केट जो है हमारा किसी भी वस्तु का प्राइस डिसाइड करता है। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके की कोई चीज़ है। वो तो एक परिस्थिति थी। देखिए चांदी कितनी बढ़ गई थी और चांदी कितने नीचे आ गई, और चांदी में लोगों को बहुत नुकसान हुआ। सोना नीचे आ रहा है धीरे धीरे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 1 लाख तक भी आ सकता है ना, लेकिन कुछ लोगों ने तब भविष्यवाणी कर दी थी कि 6 लाख तक भी जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये नहीं है। जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का आशय, जैसे उन्होंने एक अपनी वार्ता से पहले एक बात कही कि भाई हम जैसे होता था, पुराना युद्ध होते थे तो लोग जो है सोना दान कर देते थे, बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसी परिस्थिति है, एक ये लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए थोड़ा सा संयमित होने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सोना खरीदोगे ही नहीं, लेकिन संयमित हो जाओ, बस इतनी बात है। अच्छा, एक चीज और इसमें आ रही है कि जब मोदी इनके जो ट्रांजैक्शन के लिए सोने के लिए मना किया जा रहा है, विपक्ष का कहना है या कई और भी लोगों का कहना है कि सोने के माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं डॉलर का मुकाबला कर रहे थे, डॉलर से का बहिष्कार किया जा रहा था। वो जो ट्रांजैक्शन है वो बाकी देशों ने वैसे शुरू कर दिया था कि गोल्ड के माध्यम से, जो पहले जो जितने भी ट्रांजैक्शन हुआ करते थे वो गोल्ड के माध्यम से हुआ करते थे, बाद में डॉलर शुरू हुआ। तो ये दोबारा उसी पे लाने के लिए एक कोशिश की गई थी, और ये अब मोदी जी जो है वो ट्रंप के कहने पे ही ऐसा कुछ कर रहे हैं। ऐसा ये सब देखिए, मैं कई बार विपक्ष मैं हूं इसलिए मुझे विरोध करना है, ये बड़ी गलत प्रथा है। मैं इस बात को सही नहीं मानता हूं। देखिए, विपक्ष होना चाहिए और बहुत स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए, लेकिन हर बात का विरोध ही करना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे जो मान लगता है, ये ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि जब आप जो है वो गोल्ड को करना चाहते हैं, ट्रंप के कहने पे करना चाहते हैं या उनके कहने पे करना चाहते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात है, इसको सभी को समझना पड़ेगा कि भाई एक बात आप समझो ना, कि हम अपने देश को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हम आत्मनिर्भर बने, हम अपनी चीजों को अपने में कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली। तो कहने का मतलब है आप थोड़ा सा डिले कर रहे हो ना। आपसे पैसा तो मांगा नहीं गया, आपका पैसा आपके पास है। और जो आपने बात कही कि अगर वो ऐसा सोचते हैं कि लोगों का नुकसान ना हो जाए तो भी अच्छा ही है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि लोगों का नुकसान ना हो जाए तो दोनों ही तरीके से अच्छा ही है। इस वाले तरीके से भी अच्छा ही है कि भैया जो है हमारी विदेशी मुद्रा ज्यादा बाहर ना जाए, और इस तरीके से भी अच्छा ही है कि भाई लोगों को नुकसान ना हो जाए। गोल्ड के उसमें एक जो दूसरी चीज कही जा रही है, क्योंकि अलग अलग तरीके के सबके विचार हैं। कुछ कह रहे हैं कि अब ट्रांजैक्शन कई देश जैसे रूस है, चीन है, वो ये चाहते हैं कि अब ट्रांजैक्शन जो है वो डॉलर में ना हो। तो इससे अमेरिका की स्थिति थोड़ी नाजुक हो रही है। तो वो अमेरिका को बचाने के लिए या अमेरिका का पक्ष लेने के लिए इस तरीके के चीजें कही गई हैं। देखिए, अगर आप परिस्थितियों को देखें तो जो रूस ने कहा कि साहब रूबल में आप जो है वो करिए, आप कहते हैं व्यापार करिए, ट्रांजैक्शंस करिए। जब तेल लिया गया तो ये हुआ कि भाई इसी मुद्रा में कर सकते हैं। चाइना है, वो अपनी मुद्रा को बढ़ाना चाहता है, रूस अपनी मुद्रा को बढ़ाना चाहता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हर एक देश अपनी मुद्रा को बढ़ाना चाहता है। चाइना की मुद्रा में ही हम क्यों करें? क्या चाइना ने भारत के लिए बहुत कुछ ऐसा किया है कि जो बहुत पॉजिटिव है? ऐसा तो नहीं है। तो ये तो विपक्ष की बेकार की बात है। हाँ, जहां तक आप ये कह रहे हो, रूस को, चाइना को या किसी भी करेंसी को इतना ज्यादा मजबूत बनाना, देखिए वो एक यूरोपियन यूनियन बनाया गया है ना, वहां पर उन्होंने जो करेंसी चलाई वो भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा हम आपस के देश इतने इसी में जो है वो हम क्या कहते हैं आपस में व्यापार करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि डॉलर अभी भी मजबूत है। कितने देश कर रहे हैं अभी चाइना की करेंसी या रूस की करेंसी पर? हम 2 कर सकते हैं, लेकिन हमें तो पूरे विश्व में व्यापार करना है। तो निश्चित रूप से मुझे जो लगता है कि यह नहीं होना चाहिए कि हम एक इस तरीके की स्थिति बना दें जिसमें हम अमेरिका को बिल्कुल दुश्मन दिखा दें, या हम ऐसी स्थिति बना दें कि हम रूस को दुश्मन दिखा दें। ये डिप्लोमेसी है। ये जो तरीका है, कूटनीति जो होती है, इसमें हम कभी किसी के दोस्त हो जाते हैं, कभी किसी के दुश्मन नहीं होते। और जैसे अभी युद्ध हुआ, ईरान के खिलाफ बोलो, ऐसा करो, ऐसा नहीं किया, ऐसा कहना चाहिए था।
मुझे लगता है कि भारत का स्टैंड बिल्कुल ठीक रहा, उस पर कुछ भी नहीं बोले, तो आज ये स्थिति में हम लोग कि हम किसी से भी बात कर सकते हैं। ये स्थिति नहीं है कि हम किसी के विरोध को झेल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये सब बेकार की बात है कि जो है ये करेंसी जो है वो रूस ये चाहता था या चाइना ये चाहता था या मोदी जी डॉलर को मजबूत कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे जो सीधा साधा लग रहा है, क्योंकि अभी अमेरिका और ईरान और दूसरा एक जो है वो उत्तर कोरिया की बात चल रही है कि वो भी जो है वो इस तरीके के, तो इस परिस्थितियों में जो हमारी सप्लाई चेन होती है, हम इसको सप्लाई चेन कहते हैं, सप्लाई चेन बाधित हो रही है। तो सप्लाई चेन जब बाधित होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भैया मैं ये चाहता हूं कि मैं अगर 3 सब्जियों से रोटी खाता था तो मैं भी कहता हूं कि भैया 1 सब्जी से खा लेंगे इस बार, अभी 1 महीने 1 सब्जी से खा लेंगे, 1 महीना 2 महीने से खा लेंगे। तो मेरे पर जो बचत हुई वो मेरे ही काम में आई, मेरे को स्ट्रांग बनाने के काम में आई। मोदी जी का जो आशय है वो इस तरफ है। अच्छा, एक चीज और आ रही है कि अभी मोदी जी ने पेट्रोल का भी कम से कम खर्च करने के लिए कहा है कि कम से कम पेट्रोल खर्च किया जाए। अब ये चुनाव के ठीक बाद, अभी तक क्योंकि बंगाल चुनाव यानी ये 5 राज्यों में चुनाव होने थे, उसके बाद ये घोषणा की गई। कहा जा रहा है कि इससे पहले अगर ऐसा ही था, क्योंकि युद्ध तो पिछले 2 महीने से चल रहा है, तो मोदी जी को पहले ही लोगों को हिदायत देनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव की वजह से नहीं बोल रहे थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चुनाव की वजह से ही नहीं बोल रहे थे, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चुनाव की वजह से अगर आप भी चुनाव लड़ रहे होते तो आप भी यही करते, मैं भी चुनाव लड़ता तो मैं भी करता। कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने जाती है तो जीतने के लिए ही जाती है, और उसके लिए उसकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। विपक्ष सारी स्ट्रेटजी वो बताता है जिसमें फंस जाओ आप। तो क्या हम बेवकूफ हैं? तो मतलब क्या था कि हम जो है तेल के दाम बढ़ा देते, हम गैस के दाम बढ़ा देते, हम लोगों से कहते तेल यूज मत करो और हम चुनाव हार जाएं तो विपक्ष जीत जाए। ये क्या मतलब है भाई? कोई भी देखिए, मैं ये मानता हूं, और ये हम लोग कई बार हम कहते हैं आजकल सतत विकास की बात चलती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमारी निर्भरता कम हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप देखिए चाइनीज इकोनॉमी में लोग साइकिल से ही चलते हैं, बिल्कुल है? तो क्या वो बेकार हैं? उनको भी कहो जाके, कहें आके लोग जो पेट्रोल करो, तुम काले काय को साइकिल पे चलते हो, तो चाइना से तो नहीं कह पाओगे आप। यहाँ आप कह रहे हो कि पेट्रोल कम खर्च करें। अरे भैया कम खर्च करें, इसमें क्या बुराई है? अपने घर में नहीं कहते हो आप कि भैया कम करो? आपका लड़का अगर खाली पेट्रोल दौड़ा रहा है, गाड़ी दौड़ा रहा है और पेट्रोल खर्च कर रहा है, तो आप भी कहोगे भाई कम खर्च करो। तो इसमें कम खर्च करना कहना ये तो एक अच्छी बात है, इसको मैं कभी नेगेटिव नहीं मानता हूं। और चुनाव की स्ट्रेटजी भैया जीतने के लिए जाते हैं, ये थोड़ी है कि मालूम पड़ा आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आप कहो हमारी बॉल पर छक्का मार दिया। अरे भाई मारने तो गए थे छक्का, तो मार दिया। अब बोले नहीं तुम सीधा शॉट नहीं मारा, तुमने पीछे को मार दिया। अरे भाई जहां मन होगा वहां मारेंगे और हम जीतेंगे, जीत गए। नहीं, इसमें क्या ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए कि लोगों को जागरूक किया जाए कि जब मालूम है कि एक युद्ध वाली स्थिति चल रही है और एक अपने देश का, अगर मैं कहूँ लगभग 75% जो पेट्रोलियम पदार्थ जो आते हैं वो ईरान से ही आ रहे हैं। युद्ध चल रहा है, प्रभावित हो रहे हैं कि पेट्रोल नहीं आ रहा है, तो दिक्कत हो रही है, होनी चाहिए, होगी भी और होती भी है। क्या सरकार को और इस इवन विपक्ष को और साथ में जनता को भी, मैं तीनों को मैं इसमें शामिल करता हूं, कि इस चीज को समझना चाहिए। चुनाव होने हैं, वो एक अलग मुद्दे पे होने चाहिए। इस मुद्दे को ना तो मुद्दा बनाना चाहिए और ना ही इस पे वो करनी चाहिए। पहले से ही ये चीजें जनता से कहनी चाहिए, नहीं आप इसमें पेट्रोल संभाल के खर्च करें। हाँ ठीक है, और इसे जनता को भी सकारात्मक रूप में लेना चाहिए कि हाँ इस समय विपरीत परिस्थितियां हैं, तो वो करना चाहिए। देखो साहब एक बात समझ लो, अगर जनता इतनी समझदार हो जाए तो फिर तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जनता ही तो समझदार नहीं बनती है। आप ये बताइए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो भ्रष्टाचार जनता के सहयोग से ही तो होता है। बिल्कुल, आप ना दीजिए, आपका काम है अगर, और आप कोई पैसा दे रहे हो तो मत दीजिए, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं हमारा काम सहूलियत से हो जाए। तो जनता, अभी हमारे देश में वो स्थितियां नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं एक ही वेपन है, एक ही ऐसा तरीका है, वो है शिक्षा। जहां लोग अवेयर हो, लोगों को पता हो। अभी तक लोगों के पास, आप क्या सोच रहे हो, जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से भी दूर हैं। बहुत सारे, हम लोग कई बार डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं कि कई लोगों के पास अभी इंटरनेट नहीं पहुंचा है। हमको लगता है यहाँ बैठ के कि हम सब कुछ जान रहे हैं। आप सोचो ना, अगर हम कभी कोई भी चीज सोशल मीडिया पर डालते हैं
कितने लोगों के पास पहुंचती है? बहुत कम पहुंचती है। कोई जाते हैं कि साहब जो है उनके मिलियन व्यूज हो गए और इतना हो गया, सबके पास अगर पहुंच रही होती तो अपने आप व्यूज लोगों के हो जाते हैं, लेकिन नहीं पहुंच रही ना। इसका मतलब डिवाइड है, वो डिवाइड है, इसलिए लोगों में एक जागरूकता की कमी है। नो डाउट प्रधानमंत्री को लोग सुनते हैं, नो डाउट बड़े लोगों को लोग सुनते हैं, और उनके फॉलोअर्स और उनके चारों तरफ बहुत बड़ी एक सिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं तो नीचे के सारे लोग उस चीज को नीचे तक ले जाते हैं, इसलिए वो चीज सब जगह तक पहुंच पाती है। तो मेरा मानना यह है कि अवेयरनेस करानी चाहिए, हर चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन अवेयर होने के बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि जिसके पास है वो बर्बाद कर रहा है, जिसके पास नहीं है वो तो बर्बाद कर ही नहीं पाएगा। जब मेरे पास पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो मैं पेट्रोल बर्बाद कहां से करूंगा? लेकिन जिसके पास है वो 4-4 गाड़ियों की फ्लीट लेके चल रहा है। मैं बता रहा हूं सबसे बड़ा चेंज ये आ सकता है कि मोदी जी ने कहा विदेश यात्राएं कम करो, हो सकता है नेताओं की विदेश यात्राएं कम हो जाए तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। बिल्कुल, है ना, तो बचत होगी। जैसे आपने कहा कि भाई हम कई बार देखते हैं बैटरी कार से लोग चल रहे हैं, पूल से चल रहे हैं। मान लीजिएगा 4 सांसद जो है पूल से ही संसद में आ रहे हैं, वरना अलग अलग कारें नहीं है, इतनी लंबी फ्लीट्स नहीं चल रही हैं। यहाँ सुरक्षा का मसला है वो एक अलग बात है, लेकिन इतनी लंबी फ्लीट्स नहीं चल रही हैं। तो अगर ये चेंज प्रधानमंत्री के कहने से आता है तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई पहल नहीं होगी, और वो एक देश को एक ऐसी तरफ भी ले जा रहे हैं, नई दिशा है जहां पर कि हमारी आदत पड़ जाए। अभी क्या प्रॉब्लम है मालूम है आपको? प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप पैदल जाते हो, अगर मैं अभी साइकिल से विश्वविद्यालय चला जाऊं तो लोग 4 हमसे ये पूछेंगे, अरे सर साइकिल से कैसे आ गए, साइकिल से पैदल क्यों आ गए, कार से क्यों नहीं आए? कार भी अगर हमारी वैसी है तो अरे यार थोड़ी अच्छी कार ले लो। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे स्टेटस में जो डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, जो एक देखने का नजरिया है, स्टेटस सिंबल बना रखा है, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए पेट्रोल की अगर ये चेंज हो जाए ना देखने का नजरिया, तो मैं बता रहा हूं कि देश बहुत ज्यादा फायदे में हो जाएगा, देश में तरक्की बहुत अच्छी होने लगेगी। लेकिन हम लोग तो वो स्टेटस सिंबल बनाए हुए हैं। आप अपने बच्चे को ही समझाते हो कि बेटा देखो बड़े हो जाओ तो तुम बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया गाड़ी लो, बढ़िया ये करो, ये सिखाते हो जी। तो जब आप कह ही रहे हो उससे तो वो करेगा ही। तो उसको लगेगा कि गाड़ी लेना ही तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, या मकान लेना ही तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इस तरीके की चीजों को देखते हुए मुझे जो लगता है कि उन्होंने जो पहल की है ये बड़ी सकारात्मक पहल है। क्योंकि खाली विरोध करने से नहीं होती है चीज, सकारात्मक पहल है, बातें सकारात्मक कही है। इधर सकारात्मक बात तो कही है, लेकिन क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि कहा जा रहा है कि सबसे पहले काम अपने घर से किया जाता है, तो सांसदों के लिए और विधायकों के लिए सबसे पहले ये करना चाहिए कि पेट्रोल भैया कम खर्च करना शुरू करो, जो देखो एक साथ 10 गाड़ियां जाती हैं वो बंद हो जाए। आपने क्या कहा कि कोई भी ऐसा लिखित आदेश जारी नहीं हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते ये सरकार का निर्णय है। अब आप सुनिए, और अभी आपने ये कहा कि लोगों को जागरूक बनाया जाए। अगर हमारे सांसद प्रधानमंत्री की बात सुन के ही जागरूक नहीं हो पाएंगे, इससे ज्यादा गड़बड़ क्या हो सकती है? भाई उन्होंने तो कहा कि ऐसा करना चाहिए, और हो सकता है आपको कुछ न्यूज अभी थोड़े दिनों सुनने को मिले कि भाई उन्होंने साइकिल से आना शुरू कर दिया या उन्होंने पूल करना शुरू कर दिया, ऐसा हो सकता है। तो कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। विपक्ष कहेगा नहीं तो 4 कारों से आना चाहिए। विपक्ष तो ये कहेगा ना, अरे यार क्या तरीका है, तो बड़ा हमारे लिए नुकसान है, वहां तो डिग्रेड हो गए हम। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए ये बात को समझिए, उन्होंने एक अभियान की बात की, जैसे उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात की थी। तो स्वच्छता, अब ये कहो कि साहब जो है वो एक स्पेशल टाइप का, ठीक है उन्होंने बताया ना स्वच्छता अभियान बताने के बावजूद भी लोग सफाई नहीं रख रहे हैं। वो एक अलग बात है कि बहुत सारे नेता लोग हैं वो झाड़ू लेके खड़े हो गए और फोटो खिंच गए और उसके बाद वो अखबारों में निकल गया। ये इससे कोई बात नहीं बनती है। किसी चीज को आत्मसात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आत्मसात किया क्या? हम भी, आप भी कुछ कोशिश ऐसी करें कि हाँ, जैसे उन्होंने ये भी कहा है कि तेल कम खाओ, तो उन्होंने पहले भी कहा था। तो तेल कम खाने का मतलब क्या है? तेल कम खाने का मतलब यही है कि वो उनको कहते हैं, इतने डॉक्टर कहते हैं कि साहब तेल जो है नुकसान करता है, तो तेल कम खाओ, तो क्या बुराई कह दी उन्होंने। अब वो कहेंगे साहब जो है लोगों को कह रहे हैं लोग खाएं कम, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक 4-5 पॉइंट दिए हैं जो हमारे देश को और हमको और हमारे स्वास्थ्य को और हमारी चीजों को मजबूत बनाते हैं। अच्छा, एक रासायनिक उर्वरक के लिए भी उन्होंने कहा है कि रासायनिक उर्वरक का कम से कम प्रयोग किया जाए। इसे के पीछे क्या कारण है? एक आज मैं लेक्चर ले रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। विश्व में
यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए और उन्होंने कहा कि हमारे देश में हमको ऐसा विकास करना चाहिए जो कि भविष्य में नेगेटिव इंपैक्ट न दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, आपने इतना घर में खुदाई कर दी, इतनी खुदाई कर दी, इतनी खुदाई कर दी कि जमीन हमारी बेकार हो गई, या इतना उर्वरक यूज कर लिया कि जमीन की फर्टिलिटी चली गई। एक फैलो ईयर कॉन्सेप्ट है, इसमें पहले क्या हुआ करता था कि 6 साल तक लगातार आप पैदा करो और 7वें साल में धरती को ऐसे ही छोड़ दो, एक साल के लिए छोड़ दीजिए, तो उसकी ताकत उतनी ही हो जाएगी अगले 6 साल के लिए जी। अब क्या कर रहे हैं हम, उसमें यूरिया भी डालते हैं, उसमें ये भी डालते हैं, उसमें रासायनिक खादें खूब डालते हैं और चाहते हैं कि 2 किलो की जगह 8 किलो निकले और हम लगातार पैदा करते चले जाएं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक चीज है, अगर मैं कहूँ जो पुरानी सरकार रही थी, एक हरित क्रांति के नाम पे पहले हुआ था, क्योंकि पहले अपने देश में अगर मैं कहूँ तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं हुआ करता था। हरित क्रांति के नाम पे एक जागरूकता अभियान चलाया गया और फिर रासायनिक खादों के लिए प्रमोट किया गया, एक प्रकार से सरकार के द्वारा ही प्रमोशन मिला था। आज हम फिर कहते हैं कि नहीं, हमें वापस होना चाहिए रासायनिक खादों का। भाई साहब, वो इसी तरीके से है कि जैसे एलोपैथिक दवाई खाने लगे, अब सब कहते हैं कि सही आयुर्वेदिक ही खानी चाहिए। वो वाली स्थिति है। स्थिति ये थी कि हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम अब चाहते हैं अमेरिका बन जाए, हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी चाहिए, और वो कहा जाता है विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन गए, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। अरे भैया, जब ऐसे नंबरों पे काम करोगे तो आपको उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। उत्पादकता जब बढ़ानी पड़ेगी तो उसके लिए वो होता नहीं है, जब दौड़ता है आदमी तो इंजेक्शन भी लगा लेता है ताकत का, स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं, तो जब उसने ताकत का इंजेक्शन भी लगा दिया और जोर से दौड़ा तो स्टेरॉइड्स का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो भी तो आपको झेलना पड़ेगा। तो वही स्टेरॉइड आपने जमीन को दे दिया। आपने उस समय तो बहावा कर ली, हरित क्रांति से जो है बहुत ज्यादा पैदावार हुई, लेकिन आपने अपनी जमीन बेकार कर ली। इसीलिए ये बात सही है। आज देखिए ना, ये वो रासायनिक खादों से जो पैदा होता है और कहते हैं जब ऑर्गेनिक खेती होती है तो आप कितना पैसा दे के आते हो, बिल्कुल स्पेशल पैसा दे के आते हो। क्यों दे के आते हो भैया? अगर रासायनिक खादें अच्छी हैं तो। अगर कोई किसी से कह के कहा जाए ना कि साहब इसमें रासायनिक खाद पड़ी है, ये वाली सब्जी ले लो, और इसमें नहीं पड़ी है, ये वाली ले लो, तो आदमी कौन सी लेगा? इसमें नहीं पड़ी है लेगा। और तो जब हमें पता नहीं है ना, हम जब अनभिज्ञ हैं तो एक अलग बात है। अदरवाइज एवरीवन वांट्स टू बी, यू कैन से दैट गुड, अच्छा बनना चाहता है, अच्छे काम करना चाहता है, अच्छी चीज लेना चाहता है। ये इकोनॉमिक्स का नियम है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, मजबूरी में तो आदमी खाता है। मेरे मजबूरी में 5 रुपए का समोसा खाता है, उस पर जब पैसा हो जाता है तो 50 रुपए का समोसा भी खाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये उन्होंने सारी बातें जो मुझे लगी बड़ी पॉजिटिव लगी। विरोध जो है हमारा विपक्ष कर रहा है, एक अलग मुद्दा है, वो तो उसको हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का काम है विरोध करना। और इस तरीके की बातें हो रही हैं कि आप जिस तरीके से आप चुनाव में भी देख रहे हो कि कोई कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। लेकिन ये भी एक रासायनिक उर्वरक यूज नहीं करने चाहिए। हाँ, ये बात जरूर थी कि उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमको गेहूं भी आयात करना पड़ता था, लेकिन हम अपने में अब सक्षम हो गए। जब हम सक्षम हो गए तो हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी, हमें इस तरीके की, अब देखिए आपको मालूम है डिप इरिगेशन की बात होती है। डिप इरिगेशन में मतलब है कि पानी ऐसे भरने की बजाय आप जड़ पे पानी दीजिए खाली, तो आपका जो 1 गिलास पानी है उसकी जगह 15 बूंदों से काम चल जा रहा है। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे हैं, जो विश्व में यूएन ने दिए हैं, जिनको कहते हैं 2030 तक पूरे किए जाएं, उनके तहत ये सारी चीजें बड़ी पॉजिटिव है। आज मौके की बात है कि मैं आज ही लेक्चर ले रहा था और आज ही आपसे इस तरीके की बात हो रही है। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के भारत में अगर अच्छा स्थान लेना चाहते हो तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। हम एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये जो अभी मोदी जी ने जितनी भी चीजें कही, चाहे उन्होंने गोल्ड ना खरीदने के लिए कहा, चाहे पेट्रोल का कम से कम प्रयोग करने के लिए कहा, चाहे विदेश यात्रा ना करने के लिए कहा, या रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल ना करने के लिए, आपको क्या लगता है कि ये जितने भी उन्होंने जो रिक्वेस्टें करी हैं, जो भी जनता से वो कहा है, कितने प्रतिशत सही है और क्या करना चाहिए जनता के लिए? जनता को इसमें कोई भी बात गलत नहीं कही है। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते या सरकार में होने के नाते हम इस बात को नेगेटिव मान रहे हैं, लेकिन अगर यही बात आपके पिताजी कहें, यही बात एक संभ्रांत व्यक्ति कहे, आप उसको बहुत अच्छा मानोगे।
भैया आप अभी कोई संत जी कहें कि यार देखो भैया रासायनिक खाद ना खाया करो, तो रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम हो जाएगा, वहां पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। यहां पर उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। एक आम इंसान भी यही चीज सोचेगा कि नहीं ये कम ही करना चाहिए। हमारे यहाँ वेस्टेज बहुत है, ये बात जरूर है कि ये वेस्टेज सरकारी लेवल पर भी है जी, सरकारी लेवल पर भी है। जैसे कहने का मतलब है कि आप कहते हो तो वो जो बात कर रहे हैं कि इतनी लंबी लंबी कारें चल रही हैं, फ्लीट चल रही हैं, बार बार यात्राएं कर रहे हैं, यहाँ से हवाई जहाज से जा रहे हैं, वहां से हवाई जहाज से जा रहे हैं, आप ट्रेन से नहीं जा रहे हो, तो कहने का मतलब है इन पर रोक लगाएंगे अगर, तो बचत देश की होगी, देश मजबूत बनेगा। और ये सारी चीजों को अगर मैं मानूं तो 100% ना कहूं तो 90% तो मैं अंक दूंगा कि इन्होंने बिल्कुल सही बातें कही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना आशुतोष जी ने क्या कहा, और हम बात बिल्कुल अगर देखें तो बिल्कुल सही है कि देश का विकास करना है तो कई मुद्दों पे हमें सोचना होगा, क्योंकि ये जो वर्तमान समय जो चल रहा है वो युद्ध के कारण देश के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण समय है, और इसमें तभी आगे बढ़ा जा सकता है, तभी इस चुनौती से निकला जा सकता है जब सब मिलके काम करें। तो हम अगर आपको इस टॉपिक में और भी कुछ सुझाव देने हैं तो हम कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।